नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम 8th क्लास के दूसरे लेसन जलवायु को एक्सप्लेन करेंगे और इसको पूरा पाठ पढ़ाने के बजाय इसमें खास बिंदुओं को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि इसके ये महत्वपूर्ण बिंदु किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो विशेष तौर पर पूछे जाते हैं, इसलिए इनका रिवीजन हो जाएगा और ये 8th क्लास के बच्चों के लिए तो उपयोगी हैं ही साथ अन्य शिक्षकों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब आइए इनका आरंभ करते हैं। तो आपको बताते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। जलवायु शीर्षक है पाठ का और इसमें जो हम पढ़ेंगे उसमें है जलवायु विज्ञान की परिभाषा, वर्षा मापक यंत्र, दाब मापी यंत्र, जलवायु के आधार पर कृषि क्षेत्रों का विभाजन, कृषि पर जलवायु का प्रभाव। तो आइए आगे बढ़ते हैं। किसी विस्तृत भूभाग में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के औसत को उस स्थान को जलवायु कहा जाता है। अब देखिए जलवायु किसे कहते हैं। अगर आपको इसका जवाब लिखना हो तो आप कह सकते हैं किसी विस्तृत भूभाग में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहा जाता है। दूसरा प्रश्न भी है, जलवायु विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ आप इतने कम समय में 2 प्रश्नों के उत्तर पा गए। अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं। अब यहाँ तीसरा प्रश्न उत्पन्न होता है कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो आप बता सकते हैं फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। इसको फसल चक्र भी कहा जाता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि फसल चक्र किसे कहते हैं, तो आप इसका जवाब भी इसी को दे सकते हैं। फसलों का चयन मौसम पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर भी आप देखिए, ऐसे खरीफ की फसल में धान और गन्ना की अच्छी खेती होती है। अगर पूछा जाए कि खरीफ के मुख्य फसलों के नाम लिखिए तो आप बता सकते हैं धान और गन्ना। जैसे बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन फसलों की अच्छी खेती होती है। पहाड़ी स्थानों पर ठंडक अधिक होती है, इसलिए वहाँ पर सेब, नाशपाती, आड़ू और खुबानी आदि की खेती की जाती है। यहाँ पर भी देखिए अधिक ठंडे स्थानों पर कौन सी खेती होती है, इसका जवाब आपको प्राप्त हो जा रहा है। अब इसके बाद आते हैं मैदानी क्षेत्र। हम सब तो मैदानी क्षेत्र में ही रहते हैं। जैसे खरीफ में वर्षा अच्छी होने पर धान की फसल अच्छी होती है, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द, मूंगफली, गन्ना आदि की खेती होती है। अधिक वर्षा होने पर जल निकास की समुचित व्यवस्था से उपज में वृद्धि होती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रबी में कौन सी चीज़ें बोई जाती हैं। इसमें गेहूँ, आलू, मटर और सब्जियां, ये सब रबी की फसलें हैं। अब आता है तीसरा चक्र, जायद। जायद का मतलब गर्मी का मौसम। इसमें गर्मी और लू के प्रभाव को सहन करने की क्षमता होती है और इनमें ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू, परवल, तुरई और भिंडी आदि की फसलें अच्छे प्रकार से हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर रबी, खरीफ और जायद तीनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए ये उपकरण हैं, ये तो बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। IAS, PCS से लेकर के छोटी TET, CET जो भी आप परीक्षाएँ देते रहते हैं, BEd, नेट इत्यादि सब में आते रहते हैं, SSC सब में। तो इसमें देखिए तापमान से थर्मामीटर का संबंध है। वर्षा, इसका वर्षा मापी, रेन गेज कहते हैं इसको। पवन से एनीमोमीटर कहते हैं, वायु वेग मापी। फिर वायुदाब, बैरोमीटर, वायुदाब मापी हो जाता है। ये तो यंत्र हैं, इनके द्वारा नापा जाता है। क्या ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके बाद है वर्षा मापी यंत्र। वर्षा मापी यंत्र का भी चित्र बना हुआ है देखिए। और वायुदाब मापी, बैरोमीटर कहते हैं इसको। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का विभाजन। तो इसमें जो विभाजन किया गया है उसमें देखिए नंबर 1 पर है भाबर या तराई क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, तीसरा मध्यम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और चौथा है दक्षिणी पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, पांचवा है मध्य मैदानी क्षेत्र, छठे स्थान पर है बुंदेलखंड क्षेत्र, 7वें स्थान पर है उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और 8 नंबर पर है पूर्वी मैदानी क्षेत्र।
तो ये तो विभाजन है जलवायु के आधार पर। इसको एक बार और हम जिलों के साथ बता देते हैं कि भावर या तराई क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं। सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली व लखीमपुर। इसके बाद पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में गंगा यमुना दोआब के जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और बुलंदशहर। मध्यम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहां व बदायूं। इसके बाद दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में आगरा मंडल के समस्त जनपद आते हैं। मध्य मैदानी क्षेत्र में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज मंडल, इसे प्रतापगढ़ को छोड़कर, और बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड मंडल आता है। उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया व गोरखपुर। फिर है पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, इसमें बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर व वाराणसी के क्षेत्र आते हैं। इसके बाद है कृषि पर जलवायु का प्रभाव। इसमें है जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हमारी ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं और पूर्ति के लिए लगातार वनों का दोहन होने लगा है। इसी कारण वैश्विक ताप ऊष्मा में लगातार वृद्धि हो रही है। ये बहुत ही बड़ी समस्या है। ऊष्मा ताप वृद्धि होना, वैश्विक ताप ऊष्मा में वृद्धि होना, ये प्रकृति के लिए बहुत ही बड़ा संकट उत्पन्न हो रहा है। और इसके बाद मिट्टी पर प्रभाव। वैश्विक ताप ऊष्मा के कारण मिट्टी के तापमान में वृद्धि हो रही है और मिट्टी की नमी कम हो जा रही है। इससे मिट्टी में लवणता बढ़ जा रही है और इससे उत्पादकता और उर्वरता प्रभावित होती है। तो इसमें एक प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से प्राप्त हो रहा है कि वैश्विक ताप ऊष्मा का कृषि पर क्या प्रभाव है। इसका उत्तर आपको मिल रहा है। और इसके बाद आते हैं पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि के कारण मृदा में नमी हो जाती है और पौधों की समुचित वृद्धि नहीं हो पाती है, इसलिए फसलें सूखने लगती हैं। इसलिए इनका प्रभाव उत्पादकता पर पड़ता है और फसल की पैदावार कम हो जाती है। तो ये जलवायु पाठ की व्याख्या थी। इसमें खास बिंदुओं को हमने आपको बताया। आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, इसको शेयर करें और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी प्रकार जानकारी से भरी हुई वीडियो प्राप्त होती रहे। और आपसे आग्रह है कि आप इसको अधिक से अधिक हमारे शिक्षक भाई बहनों तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें और आप इसी प्रकार अपना सहयोग प्रदान करते रहें।